अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू, जिसके हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंट्रोडक्शन और लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। अब जो हमने इसमें डिस्कस करना है वो हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है हमारे पास, अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ हमारे पास एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ एडवांस फॉर्म है, ठीक है, जदीद शक्ल है। इसकी वर्किंग की बात करें तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को और लेंस को, इन दोनों को एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, एक ऐसी जगह पे रखते हैं जो वैक्यूम वाली है, जिसमें से हवा को निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शुआ। इसकी मदद से ऑब्जेक्ट को रोशन किया जाता है, इल्यूमिनेट किया जाता है और लेंस के थ्रू देखा जाता है। अब जो लेंस इसमें यूज़ होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है ये क्या करता है, इमेज को दिखाता है फोटो रिफ्रैक्टिव। नोट डाउन कर लें आप, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है ये क्या करता है, इमेज को दिखाता है किसी फोटोग्राफिक फिल्म की सूरत में। अब हम इसकी फर्दर डिटेल को देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें मैग्नीफिकेशन की और रेजोल्यूशन की, हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या है, इट इज़ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये हमारे पास एडवांस फॉर्म है और इसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि किसी भी जिस्म को 250,000 टाइम्स, मतलब 2.5 लाख तक बढ़ा करके दिखा सकती है, इनलार्ज करके दिखा सकती है। हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि पूछी जा सकती है, जो MCQs वाले पार्ट का हिस्सा बन सकती है। अब जो रेजोल्यूशन है ये कहा जाता है मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस दैट रिकॉग्नाइज एज अ 2 सेपरेट बॉडीज़, मतलब कह सकते हैं कि वो कम से कम फासला है जिसमें 2 साथ पड़े हुए जिस्म हमें अलग-अलग देखे जा सकते हैं। अब इसकी रेजोल्यूशन क्या है, ये कितना तक हमें दिखा सकते हैं, 0.2 नैनोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब 0.2 नैनोमीटर के साथ साथ जो हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर है 1/1 लाख मिलीमीटर। ये MCQs में पूछा जा सकता है कि 1 नैनोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, 1/1 लाख मिलीमीटर के बराबर। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो ये कहते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 1000 गुना बेहतर है या अहम है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे पास, ज़्यादा एडवांस ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से या उसकी हेल्प के थ्रू हम इंडिविजुअल सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। मिसाल के तौर पर हम जिसमें देखते हैं प्रोटीन और DNA इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रोटीन और DNA आर एग्जांपल्स ऑफ, हम इंडिविजुअल सेल्स को देख सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम प्रोटीन और DNA जैसे मॉलिक्यूल्स को जो देखते हैं, ये इनकी मिसालें हैं।
अगर हम इसकी फर्दर डिटेल को डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कितनी एग्ज़ाम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो नंबर 2 है वो हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम सैम पढ़ते हैं। और जो हमारे पास TEM जो है ये हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हैं, उनको इनलिस्ट करें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस हमारे पास क्या होता है। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है इसको हम डिस्कस करते हैं। इट वर्क्स बाय ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन्स फॉर द स्पेसिमेन। किसी स्पेसिमेन को एनालाइज करने के लिए ये उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास आउट करता है। अगर इसके इस्तेमालात को देखा जाए, इसके इस्तेमालात को देखा जाता है ताकि स्टडी किया जाए इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स को। ठीक है, इसका इस्तेमालात क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स की स्टडी की जाती है। अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं इट्स वर्क बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मेटल कोटेड सरफेस। क्या करते हैं हम इसमें एनालाइज करते हैं, स्कैन करते हैं। अगर हम अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए कि तो इसका काम क्या है, सेल की सरफेसेस को स्टडी करना। अब हमारे पास कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, किसी भी जिस्म को उसकी असल जिसामत से 2.5 लाख बढ़ा करके दिखाती है। वहीं इसका ये हमारे पास एक ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। हम लाइफ के प्रोसेस को इसके थ्रू स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और लेंस को एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। हमारे पास उसमें हवा नहीं होती है। अगर हम बात करें अमेबा की, तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम इसके लाइफ प्रोसेस की बात करें तो इसका मूवमेंट एक लाइफ प्रोसेस है। हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारे पास वैक्यूम होता है। हम ज़िंदगी के तसलसल को बरकरार नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसमें एयर नहीं होगी, उसका लाइफ प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। अब इसमें अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। ठीक है, उसमें हमने उसके टाइप्स वगैरह पढ़ी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, और उसकी टाइप्स के साथ हमने उसमें टाइप्स डेफिनेशंस वगैरह देख लिया और ड्रॉबैक देख लिया। ये हमसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, अपने हर लिहाज से इसको तैयार करना है। अब जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हिस्ट्री। हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। अगर तारीख़ की बात की जाए तो तारीख़ हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या हम टॉपिक कह सकते हैं। दुनिया में जितनी भी ज़िंदा दिल कौमें हैं वो क्या करती हैं, अपनी तारीख़ का मुताला करती हैं, उससे सबक हासिल करती हैं, और ज़वाल याफ्ता कौमों के असबाक हमारे लिए इबरत का
तरक्की याफ्ता कौमों की तारीख़ का मुताला हमारे लिए रोशन मिसाल बन सकता है अगर हम अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं। तारीख़ का मुताला करने के बाद उसकी बुनियाद को समझा जा सके और उसमें जदीद चेंजेस लाई जा सके, उसको थोड़ा सा बदला जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें सबसे पहले यूनान के एक फ़लसफ़ा दान दिखाई देते हैं जिन्होंने साइंस पर काम किया। ये वो पहले फ़लसफ़ा दान थे, फ़िलासफ़र थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड का डाटा इकट्ठा किया। इसमें जो सबसे नुमाया नाम है साइंसदान का वो है अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। उसके बाद जब हम तारीख़ का मज़ीद मुताला करते हैं तो मालूम होता है 17वीं सेंचुरी तक सेल का कोई वजूद नहीं था हमारे पास। इसका मतलब ये है कि इंसानों के इल्म में नहीं था। अल्लाह ताला ने जब से जानदार बनाए हैं सेल तो तब से मौजूद है, अलबत्ता इंसानों के इल्म में नहीं था। लेकिन जब हमारे पास माइक्रोस्कोप बनी तो पहली माइक्रोस्कोप जो बनाई रॉबर्ट हुक ने। उससे पहले ज़करिया जेनसन की तरफ से मुताले में बेहतरी पैदा होती गई। हमने उस दुनिया से वाक़फ़ियत हासिल की जो आम आँख से दिखाई दी थी। अब जो रॉबर्ट हुक है, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इंग्लैंड का रहने वाला था, 1665 में इसने ख़ुद बनाई हुई माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया, सेल्फ मेड। और इसने किसको इसमें यूज़ किया? कॉर्क स्लाइस को। उसने जब इसको अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया तो शहद की मक्खी के छत्ते में मौजूद छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए या सेल दिखाई दिए, जो इसने हनी कॉम्ब के कंपार्टमेंट्स, जिसको इन्होंने नाम दिया सेलुलाई। अब ये नाम चेंज होता होता जो हमारे तक पहुंचा, इसको हम कहते हैं अब सेल। सेलुलाई से अब ये क्या बन गया? सेल। अगर हम फर्दर डिटेल को डिस्कस करें तो हमारे पास इसमें आ जाता है, अब जो मुताला किया हमने रॉबर्ट हुक का, इसके नतीजे में हमें सेल से मुतल्लिक़ आगाही हासिल हुई। इससे यूँ ही दिखाई देता था जैसे एक छत्ता है शहद की मक्खियों का, उसके अंदर छोटे छोटे खाने मौजूद हैं। छोटे छोटे खानों से रिजेम्बलेंस रखने वाले सेलुलाई, हमने उनको सेलुलाई का नाम दिया, सेल का नाम दिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एंटोनी वैन लेeuwenhoek को। ये डच नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट जो है वो कहा जाता है उस साइंसदान को जिसने फ़ितरत का मुताला और मुशाहिदात कर, जो फ़ितरत या नेचर का एक्सपर्ट है। इसने अपने माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर का एक कतरा लिया तो इसको इसमें क्या दिखाई दिए? छोटे छोटे हरकत करते हुए, जानदार हरकत करते हुए दिखाई दिए। छोटे छोटे जानदार हरकत करते हुए पॉन्ड के वाटर में दिखाई दिए। इसने इसको एनिमल क्रूज का नाम दिया। एक्चुअली में या दरअसल ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म थे, खुर्दबीनी जानदार थे जिनको हम आम आँख से
नहीं देख सकते थे। खुर्दबीन जो है वो उर्दू में कहा जाता है माइक्रोस्कोप को, ठीक है। इसके बाद जो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1809 में यह कॉन्सेप्ट पेश किया कि कोई भी जानदार नहीं कहला सकता अगर वो सेलुलर टिश्यू से नहीं बना हुआ। नो एनिमल इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स इफ़ इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यू। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सेल तक आगाही हासिल हो चुकी थी। सेल के स्ट्रक्चर को वाज़िया करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट इस पे वर्क करते गए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन क्या थे? इंग्लैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे और ये माहिर नबातात थे। नबातात कहते हैं बॉटनी को, और बॉटनिस्ट कहा जाता है नबातात के माहिर को। और जो नबातात है वो क्या है हमारे पास? बॉटनी। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया बॉटनी जो है वो हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। अब जो रॉबर्ट ब्राउन है इसने 1831 में सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब शिलाइडन एंड सचमान ये दो साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के रहने वाले। इन्होंने जो वर्क का इनका ईयर है वो है 1838 या 1839 के दौरान। इन दोनों ने ये डिस्कवर किया आइदर वो एनिमल है या प्लांट, हाँ वो पौधे हैं या जानवर, उनके जो जिस्म हैं वो सेल से और टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं। अब हम फर्दर साइंटिस्ट की रिसर्च को डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास रोडोल्फ विर्चू। अब इसने जिस ईयर में वर्कआउट किया उसको कहते हैं 1855। ये हमारे पास जर्मन के साइंटिस्ट थे, ये फिजिशियन है हमारे पास। अब फिजिशियन जो है वो किसको कहा जाता है? मुआलिज को, जो हमारे पास तबीब होता है, जो इलाज करता है, जो हिकमत का इल्म जानता है। दैट सो वी कॉल्ड दैट फिजिशियन। अब जो हमारे पास रोडोल्फ विर्चू का कहना यह था कि ओमिनस सेलुलाए ये डबल लैंग्वेज का सेंटेंस है या फ़िक्र है। इसका मतलब यह है कि नए सेल्स उसी सूरत में बन सकते हैं जब हमारे पास पुराने सेल्स मौजूद हों। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंट से या तजर्बात से साबित करने के लिए लुईस पास्चर ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। अब लुईस पास्चर ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के नतीजे में अब हमारे पास ना उस दौर में दो तरह के नज़रियात पाए जाते थे, बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस। अब जो ए बायोजेनेसिस के मानने वालों का कहना था कि जानदार खुद ब खुद वजूद में आते हैं, लेकिन अब जो बायोजेनेसिस थे वो कहते थे कि जानदार पहले से मौजूद जानदारों से वजूद में आते हैं। रोडोल्फ विर्चू ने इसको पेश किया और लुईस पास्चर ने तजर्बात के नतीजे में इसको सही साबित किया। अब जब हम यहाँ पर सेल तारीख़ का मुताला कर रहे हैं तो हम सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जा सकता है। पूछा गया भी है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। अब जो पहला इसमें हमारे पास क्या है? यूनिट। हमें पता है सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तमाम जानदारों के लिए सेल क्या? एक बुनियादी इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक है।
अब जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब जो थर्ड पॉइंट है वो इसमें क्या है, न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये साइलेंट फीचर्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, आपने इसको अच्छे से याद करना है। पहले क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमने ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि तमाम जानदार हमारे पास सेल से बने हुए हैं। उसके बाद जो हमने बात की, हमने अभी ऊपर पढ़ा, रोडोल्फ विर्चू ने क्या दिया था, ओमिनस सेलुले सेलुलाई का नाम दिया था। उसके बाद लेविस पास्चर ने उस पर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि न्यू सेल्स जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं या उनसे बनते हैं। अब जो हमने आज इसमें डिस्कस किया, हमने इसमें पढ़ा हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी में हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, जिन्होंने सेलुलेई का नाम दिया जिसको हम कहते हैं सेल्स। जो अब हमारे पास जो है वो फॉर्म उसकी क्या है, सेल, जिसमें क्रॉक की स्लाइस उसने यूज़ करके ऑब्जर्व किया। उसके बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, ये डच नेचुरलिस्ट है, इसने पॉन्ड के वाटर में एनिमल्स को देखा, इसने एनिमल क्यूल्स का नाम ले दिया। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने हमारे पास क्या किया, उसने कहा है कि हमारे पास कोई भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जब तक वो सेलुलर टिश्यू से नहीं बना हुआ। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और उसके बाद शेल्डन एंड सेचवान ने क्या किया, ये भी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उसके बाद रॉडोल्फ विर्चू जो जर्मन फिजिशियन थे, उसने हमारे पास थ्योरी पेश की ओमिनस सेलुले सेलुलाई की। फिर हमने पढ़े इसमें साइलेंट फीचर्स। उम्मीद है आपने ये लेक्चर इसके तमाम पहलुओं को जहन में रखना है, अच्छी तरह तैयार करना है, समझने के बाद याद करने के लिए अपनी बुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आपने ये आज का लेक्चर आपकी इन्फॉर्मेशन का सबब बनेगा। आपने इसको अच्छे से समझ लेना है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इम्तिहानात के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे।